दोस्तों पिछले एक दो दिनों में यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ क्या किया ये तो हम सबको मालूम पड़ गया है। लेकिन अगर किसी से सवाल पूछा जाता कि इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या होगा आने वाले दिनों में, तो इसके जवाब में 93% लोग क्या कहते। कोविड का जब पहला केस आया था मार्च के आसपास, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय 93% लोगों को यही लगा था कि अब स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रह गया है, स्टॉक मार्केट अगले कुछ महीनों तक क्रैश की सिचुएशन में रहेगा। और हुआ क्या, ये हिस्ट्री है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट 93% लोग जैसा सोचते हैं क्या वैसा ही बिहेवियर करता है, क्या ट्रंप ने जो किया है वो स्टॉक मार्केट क्रैश करने के लिए काफ़ी है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे बिगिनर्स के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में बिगिन कर रहे हैं एंड उनके लिए भी जो कि काफ़ी लंबे समय से मोस्टली कोविड के ड्यूरेशन से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें मार्केट की ओवरऑल साइकोलॉजी को समझने का मौका मिलेगा एंड साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है ये सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी टेबल दिख रही है। इस टेबल में क्या है, कोविड ग्लोबल पैनिक के बारे में। अब कोविड का केस यूँ तो 2019 के दिसंबर या जनवरी 2020 में चाइना वगैरह में आ चुका था, बट भारतीय मार्केट में पहली बार मार्च के पहले हफ्ते में एक तरह से देखा जाए तो ये न्यूज़ देखने को मिली थी। और मार्च के महीने में हमें एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिली थी। पहली बार लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद लंबा लॉकडाउन देखने को मिला। लेकिन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर देखने को मिला, उसके पहले, उसको समझने के पहले 93% लोगों को इस समय यही लग रहा था कि अब स्टॉक मार्केट में एक तरह से प्रोलॉन्ग्ड क्रैश टाइप की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, शार्प फॉल आ सकता है एंड लंबे समय तक मार्केट नेगेटिव ही रह सकता है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, जनवरी, फरवरी और मार्च कोविड का पहला केस आने के बाद, लॉकडाउन शुरू होने के बाद ऑलमोस्ट क्या हुआ था, इट हैड क्रिएटेड अ काइंड ऑफ बॉटम। यहाँ से भले ही केसेस बढ़ने शुरू हुए, केसेस का पीक बनता जा रहा था, लेकिन मार्केट का हमारे एक तरह से हायर हाई बनता जा रहा था, यानी कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट करता जा रहा था कोविड के केसेस बढ़ने के साथ। अब 93% लोगों को यहाँ पे क्या लग रहा था ऐसा कि कोविड आ गया है, अब आगे कुछ नहीं रह गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। लेकिन मार्केट को क्या लग रहा था, मार्केट अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर जा रहा था और मार्केट अपने फंडामेंटल्स पर जा रहा था। तो हमेशा सिचुएशन कैसी भी हो, न्यूज़ कैसी भी हो, हमें मार्केट पर फोकस करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं जून 2024 में। जून 2024 में क्या हुआ था, सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म का एंटिसिपेशन किया जा रहा था एक रूलिंग पार्टी का। अब ऐसे केस में इलेक्शन आउटकम की अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से सस्टेन्ड सेल ऑफ एक्सपेक्ट करने लगे 93% ऑफ द इन्वेस्टर्स। मार्केट में क्या हुआ जून 2024 में, इसको हम देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे फिर से हमारे निफ्टी के चार्ट पर और देखेंगे जून 2024 में क्या हुआ था। जून 2024 में ये लंबी सी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, हालांकि ये छोटी सी कैंडल है लंबी सी पूंछ के साथ, यानी कि जो इसका टेल है वो लंबा बना था। और यहाँ पे एक तरह से एक ही दिन में, जिस दिन वहाँ पे रिजल्ट्स आए थे उसी दिन में मार्केट नीचे गया और थाप से ऊपर, यानी कि मार्केट ने वो करके दिखाया जो 93% लोग नहीं सोच रहे थे। यहाँ से मार्केट फिर से वापस ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 2024-2025 में मल्टीपल डेज में हमें ट्रेड वॉर्स, टैरिफ फियर्स, ये सब देखने को मिल रहे थे। कभी ट्रम्प साहब उठते सुबह सुबह या इवन हमारी जो रात हो रही होती है उसमें उठते और वो एकदम से टैरिफ लगा देंगे, भाई इंडिया पे 50% लगा देंगे, 100% लगा देंगे, चाइना पे तो 110% लगा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी इन्होंने जिससे कि मार्केट में टैरिफ के फियर्स आ गए 2024-2025 के बीच में। और
शार्प सेल ऑफ एक्सपेक्ट करने लगे 93% ऑफ द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन और ट्रेडिंग इन द मार्केट। हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे इस ड्यूरेशन में अगर हम ध्यान दें तो सितंबर 2024 से यहाँ पे काफी लंबे समय तक एमिड्स वॉर फियर्स मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज काफी लंबे समय तक रहा। तो अगेन यहाँ पे मार्केट ने ये साबित किया कि 93% लोग जो सोच रहे थे उसके अगेंस्ट में एक तरह से मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। बट अल्टीमेटली होता क्या कि मार्केट मोस्टली क्या करता है, मार्केट मोस्टली फॉरवर्ड लुकिंग होता है। हालांकि जो ट्रम्प साहब ने अभी किया, हो सकता है कि उसकी इंफॉर्मेशन पहले से मार्केट के ना हो, बट मार्केट रिएक्ट करेगा ऐसे सिचुएशंस में, लेकिन चलेगा अपने फंडामेंटल्स पर। अब यहाँ पे इंडो पाक की जो एस्केलेशंस हुई थी, ये कब हुई थी, ये मई 2025 के आसपास हुई थी, राइट। अगर हम इस पे ध्यान दें तो मई 2025 के आसपास मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था और यहाँ पे एकदम से एस्केलेशंस हुई। एस्केलेशंस हालांकि 1 2 3 दिन तक ही मैक्सिमम चली, बट इस एस्केलेशन के बावजूद मार्केट ने यहाँ पे एक तरह से वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेते हुए रिकवरी दिखाई। अब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस में क्या करता है मार्केट, मार्केट कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक साइकिल्स को तो फॉलो करता ही करता है, साथ ही साथ अपने फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। फंडामेंटल्स के हिसाब से मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चलता है। इसके साथ ही साथ मार्केट अपने ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर्स जैसे कि मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइस टू बुक रेशियो क्या चल रहा है। अब यहाँ पे मार्केट कहने का मतलब है जो निफ्टी 50 के 50 कंपनियों का ऑन एन एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, या मार्केट का ऑन एन एवरेज ये जो 50 कंपनियां हैं इसका प्राइस टू बुक रेशियो। तो इससे हमें फंडामेंटल समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें फंडामेंटल्स पर, तो हिस्टोरिकली आप देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनवरी 1 2026 को 22.76 था, 2 जनवरी 2026 को यहाँ पे 22.92 के आसपास देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो करीब करीब 3.58 के आसपास है। तो हिस्टोरिकली अगर हम ध्यान देंगे तो स्टॉक मार्केट में जब जब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से नीचे जा रहा है, इवन 20 से अगर नीचे जा रहा है, तो हम कहते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड होता है। अगर ये 20 के ऊपर रह रहा है, 25 के ऊपर जा रहा है इनफैक्ट, तो हम कहते हैं कि मार्केट एक ओवर वैल्यूड की सिचुएशन में होता है। जो वेनेजुएला में सिचुएशंस बिल्डअप हुई है यूएस की वजह से, हमें ये समझना होगा कि ये क्यों हुई है। यूएस अपनी बातें कह रहा है, यूएस वहां पे केसेस वगैरह चलाना चाहता है तो चलाए, बट हमें ये समझना होगा कि वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स कितने हैं, क्या ये जो भी हुआ है ये लंबे समय तक जाएगा, इसका इम्पैक्ट यूएस पर क्या देखने को मिलेगा, यूएस के डॉलर की वजह से रूपी में कितना डिप्रिशिएशन इसकी वजह से हो सकता है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर हम समझते हैं तो वहां पर फिर हम मार्केट के नेचर को समझ सकते हैं कि मार्केट ऐसी सिचुएशंस में खास तौर पे कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट जनरली न्यूज पर रिएक्ट करता है बट चलता अपने फंडामेंटल्स पर है ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल इन ऑल मार्केट में चाहे कितना भी वर्स्ट फेज देखने को मिले, वर्स्ट फेज के बाद हिस्टोरिकली मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है। एंड स्टॉक मार्केट वैसा नहीं होता है जैसा मेजॉरिटी लोग सोचते हैं। सो न्यूज ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, बट सेंटिमेंट, पोजीशनिंग, एक्सपेक्टेशंस और लिक्विडिटी फ्लो ये कैसे हैं, ये स्टॉक मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट के लिए मैटर करता है। तो चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई अदर एंटिटी हो, इनकी मूवमेंट हमारे या आपके सोचने से नहीं होती है, इनकी मूवमेंट फंडामेंटल्स पर होती है एंड साथ ही साथ कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई पर भी होती है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो करंट यूएस वेनेजुएला की सिचुएशन क्रिएट हुई है वो कितने दिनों तक रह सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या मायने रखती है। आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।